दिल्ली ब्लास्ट के बाद दिल्ली एनसीआर से लेकर जम्मू कश्मीर में इस वक्त जबरदस्त छापेमारी चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोपोर में जमाते इस्लामी के 30 से अधिक ठिकानों पर रेड की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जमाते इस्लामी के 30 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ तालमेल के साथ ये कार्रवाई की है। सोपोर के अलावा रफियाबाद जैसे इलाकों में ये कार्रवाई चल रही है। कुछ खुफिया इनपुट मिली थी, कुछ जानकारी ऐसी मिली थी कि इन इलाकों में जैश से जुड़े हुए आतंकी फिर से एक्टिव हो रहे हैं। हमारे सहयोगी मंजूर मीर इसके ऊपर और जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। मंजूर, जमाते इस्लामी का इसमें क्या रोल है, कितनी ठिकानों पर रेड चल रही है, क्या खुफिया इनपुट आई थी? इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर धर्मनगरी अयोध्या और धर्मनगरी वाराणसी भी थी। यहाँ के धार्मिक स्थल भी आतंकियों के टारगेट पर थे। आतंकी अयोध्या में भी विस्फोट करने की फिराक में थे। इसके लिए गिरफ्तार हो चुकी डॉक्टर शाहीन शाहिद ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट कर रखा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब होते दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इन आतंकियों के निशाने पर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि धर्मनगरी अयोध्या और वाराणसी के धार्मिक केंद्र भी निशाने पर थे। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए मीनाक्षी, जो सूत्र हमको बता रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन अपने आप में बहुत बड़ी भी है और संवेदनशील भी है, क्योंकि दिल्ली में लाल किला के बाहर जिस तरीके से ब्लास्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन उसका किया जा रहा है। यूपी एटीएस भी ब्लास्ट साइट पर गई थी और यूपी की जो तमाम सुरक्षा एजेंसीज हैं, जिसमें एसटीएफ शामिल है, एटीएस शामिल है और तमाम अफसर इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के साथ लगातार संपर्क में है, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ लगातार संपर्क में है और उनको ये जानकारी मिली है कि गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन का संपर्क चूंकि लखनऊ में था, उसका लखनऊ में घर भी हुआ करता था और आतंकी इस बात की फिराक में थे कि कोई उनके पास मॉड्यूल में इस तरीके का इंसान हो, कोई इस तरीके का मॉड्यूल हो, कोई इस तरीके का स्लीपर सेल हो जो अयोध्या और वाराणसी में चला जाए, वहां जाकर के उनके लिए रेकी कर ले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके पास मोबाइल फोन ऐसा हो जहां से उसकी लोकेशंस को ट्रेस ना किया जा सके। यानी कि अगर किसी को अयोध्या जाना है, वाराणसी जाना है, तो कम से कम वो किसी भी इस्तेमाल में अपने जो स्मार्टफोन होता है उसका इस्तेमाल ना कर सके। और इसको लेकर के डॉक्टर शाहीन ने बताया जाता है कि बाकायदा अयोध्या में अपने जो मॉड्यूल है उसको एक्टिव भी किया था, वहां पे जाके रेकी भी करवाई थी और निशाने पे थी धार्मिक नगरी अयोध्या और वाराणसी। मीनाक्षी, आपको तस्वीरें याद होंगी, मुश्किल से एक हफ्ते पहले की बात है कि एनएसजी ने बड़ी ड्रिल की थी वाराणसी में और वाराणसी के इलाके में अगर कोई भी इस तरीके की सिचुएशन आती है तो एनएसजी किस तरीके से रिएक्ट करेगी, किस तरीके से ओवरपावर करेगी, किस तरीके से आतंकियों के मंसूबों को खत्म करेगी, इसकी बाकायदा बड़ी ड्रिल भी वाराणसी में की गई थी और ये सब कुछ कैमरे पे रिकॉर्ड भी हुआ था। ये बताता है कि न सिर्फ वाराणसी में बल्कि अयोध्या में भी इस तरीके का आतंकियों का थ्रेट था। और जो महत्वपूर्ण बात हमारे पास ये भी आई है कि आतंकियों के निशाने पर ये सीरियल धमाकों की साजिश थी। अभी तक की जितनी भी जानकारियां निकलकर सामने आई है उससे ये तो स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि दिल्ली में रेकी करना, लगातार वहां से तस्वीरें खींचना, I-20 कार का धमाका आनन फानन में हो जाना, फरीदाबाद का जो टेरर मॉड्यूल है वो बस्ट होना, कश्मीर में एक आतंकी की गिरफ्तारी होना जिस डॉक्टर की कैबिनेट से असॉल्ट राइफल की बरामदगी होती है। दिल्ली के इस धमाके से जुड़े हुए जितने तार हैं वो आतंकियों से जुड़ते हैं और ये आतंकी बॉर्डर पार से जुड़ते हैं। ये जो सफेद कपड़ा इस वक्त आप देख रहे हैं चारों तरफ से कवर किया हुआ, ये वही क्षेत्र है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था और अभी अभी हमारे आंखों के सामने एनआईए की टीम यहां पर पहुंची है। आपको जानकारी दे दें, जो जांच टीम है, 10 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया गया है, जिसमें अधिकारी जो है इस वक्त आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं। सबूतों को जुटाने का सिलसिला लगातार जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ यानी कि 10 तारीख की शाम से लेकर आज सुबह तक वो लगातार इन सीक्वेंस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। और जो सबूत कल एकत्रित किए गए, कल दोपहर 3 बजे जब एनआईए की टीम यहां से सबूत एकत्रित करके निकल रही थी तो उनके अंदर जो I-20 कार ब्लास्ट हुई उसके मेटल, उसके पुर्जे, आसपास के इलाके से जुड़े हुए एविडेंसेस
कलेक्ट किए गए जो ये बताने के लिए काफी थे। कुमार, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, ये एविडेंसेस बताने के लिए काफी थे कि किसी तरीके का बारूद नहीं था, ये कोई आरडीएक्स नहीं था, ये कोई आईडी नहीं थी, इस जगह पे कोई गहरा गड्ढा नहीं हुआ, ना हवा में विस्फोटक यानी कि उस बारूद के आरडीएक्स जैसे बारूद के कोई कण यहाँ पर महसूस किए जा सकते थे। इसलिए ये एक बेहद ही अलग किस्म का धमाका था, बेहद अलग किस्म की तैयारी थी आतंकियों की। कुमार, देखिए, विस्फोटक जो है मीनाक्षी गाड़ी के अंदर था, तो लिहाजा गड्ढा होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। आमतौर पर तब जो है गड्ढा होता है जब कहीं पर बॉम्ब को प्लांट किया हो और वो बॉम्ब जो है वो सड़क पर कहीं रखा गया हो, तो उस दौरान वो गड्ढा होता है। तो लिहाजा गाड़ी के अंदर था तो उसके चांसेस कम थे। लेकिन अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो एनआईए देख रही है। 10 सदस्यीय जो टीम है वो एनआईए की तरफ से गठित कर दी गई है। इस टीम को जो लीड है वो एडीजी रैंक के अधिकारी करेंगे, जिनका नाम है विजय साखरे। और इस 10 अधिकारियों की टीम में 1 आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसएसपी और बाकी डीएसपी रैंक के अधिकारी होंगे जो इस पूरे मामले की अब जो है जांच करेंगे। तो फिलहाल अब जो जांच है वो तेज होगी, इसको जो है इंश्योर किया जा रहा है। साथ ही साथ जो तमाम जो टॉप ऑफिशियल्स हैं जो दूसरी जांच एजेंसियों के, चाहे वो एनआईए हो, आईबी हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर रहे हैं ताकि कोऑर्डिनेट किया जा सके एक दूसरी के एजेंसीज के अधिकारियों को कि कौन किस दिशा में काम करेगा, किस एंगल को लेकर जो है इन्वेस्टिगेट करेगा, ताकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन का एंगल जो है पुलिस या फिर जांच एजेंसियों से ना छूटे।